चंद्रनगर राज्य, जहाँ 3 भाई रहते थे। बड़े का नाम भीमा, मंझला का नाम लल्लन और सबसे छोटे भाई का नाम था भोला। पिताजी गुजर चुके हैं, तीनों भाई का विवाह भी हो गया। आज तीनों भाई पिता की संपत्ति का बंटवारा कर रहे हैं। आहा, देखो भाई, मैं सबसे बड़ा हूँ, इसलिए मैं बंटवारे का काम करूँगा। बोलो, तुम लोगों को मंजूर है? भैया मैं तो मंझला हूँ, आप जो बोलोगे मुझे स्वीकार है। भैया आप दोनों तो मेरे बड़े भैया हो, मैं तो सबसे छोटा हूँ। आप लोग जो फैसला करोगे मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। पिता के जाने के बाद आप दोनों को मैं पिता स्वरूप मानता हूँ। तो फिर ठीक है, सबसे पहले हम खेतों का बंटवारा करते हैं। देखो भाई, हमारे पास 2 खेत हैं और एक मेड़ है। हम लोग 3 भाई हैं, इसलिए 2 खेत में से एक मैं और एक मंझला लल्लन का होगा और बचा मेड़ छोटा भाई यानी कि भोले का होगा। अरे वाह, बहुत अच्छा निर्णय है भैया, मुझे मंजूर है। कहो भोला, तुम तो चुप हो गए, क्या तुम्हें मंजूर नहीं? नहीं नहीं भैया, आप जो कहेंगे वह मुझे मंजूर है। अच्छा तो ठीक है, अब बारी आती है हमारे पिताजी द्वारा लगाए गए आम के पेड़ का। चलो अब आम पेड़ के पास चलते हैं। अब तीनों भाई आम पेड़ के पास आते हैं। आम के पेड़ में 2 डाली है, दोनों डालियों में आम के फल लदे हुए हैं। देखो भाई, ये है आम का पेड़। अब इसका बंटवारा भी कर लेते हैं। देखो, इसमें 2 डाली है और एक जड़ है। इन 2 डाली में से एक डाली मेरा होगा और एक लल्लन का होगा और जड़ भोला का होगा। बहुत अच्छा भैया, ये फैसला भी मुझे मंजूर है। आप लोग तो बड़े हो, मैं तो सबसे छोटा हूँ। मैं भला आप लोगों के बात को कैसे टाल सकता हूँ? मुझे भी मंजूर है भैया। अब तीनों भाई घर के पास आते हैं। अब घर का बंटवारा भी होना है। तो फिर ठीक है, अब बारी आती है इस घर की। इस घर में 4 कमरे हैं और एक छत है। 2 कमरा मेरा होगा और 2 कमरा लल्लन का, और जो खप्पर का छत बच जाएगा वो भोला का होगा। भीमा के इस फैसले से भोला बहुत दुखी हो जाता है। फिर भी बड़े भाई का फैसला मानकर वो कुछ नहीं कहता है। इस तरह घर का बंटवारा भी पूरा हो जाता है। अरे भैया, खेत पेड़ और घर के बाद और एक जरूरी चीज तो आप भूल ही गए। अरे लल्लन, वो क्या जरूरी चीज है जो मैं भूल गया हूँ? क्या तुम मुझे याद दिला सकते हो? भैया, पिताजी ने हम तीनों भाइयों के लिए कुछ रुपए पैसे भी तो छोड़ गए हैं, आप उसे कैसे भूल सकते हो? अरे हाँ, याद आया, जरा रुको, मैं अभी लेकर आता हूँ। बड़ा भाई भीमा घर के अंदर से एक मटका लेकर आता है जिसमें कई सिक्के भरे थे और उनमें से कुछ पुराने जमाने के सिक्के भी थे। देखो भाइयों, इसमें से 2 प्रकार के सिक्के हैं। एक जो अभी वर्तमान में चल रही हैं, वहीं दूसरा जो हमारे दादा के दादा जमाने के हैं, यानी कि बहुत पुराने जमाने के सिक्के हैं, जो कि कुछ अजीब धातुओं के साथ बनाया गया है। तो भैया, अब इन सिक्कों का कैसे बंटवारा करोगे आप? तो सुनो, अभी के जमाने में जितने भी सिक्के चल रहे हैं, उन सिक्कों को मैं और मंझला भाई लल्लन का होगा, और जो सिक्के बहुत पुराने हैं, जो कि पुराने धातुओं से बनाए गए हैं, वो भोला का होगा। इस तरह दोनों भाई रुपए पैसे को भी ले जाते हैं। देखो भोला, पुराने जमाने के सिक्के में सिर्फ 4 ही सिक्के बचे हुए हैं। तुम चाहे तो इन 4 सिक्कों को ले जा सकते हो। और बहुत ही पुराने जमाने के 4 सिक्के भोला को देते हैं। भैया आप दोनों तो सारे रुपया पैसे ले लिए। अगर मेरे तकदीर में ये सिर्फ 4 रुपया ही लिखा है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। भोला अपने हिस्से के 4 सिक्कों को लेकर घर के अंदर जा ही रहा था कि तभी बड़ा भाई रोककर कहता है, अरे भोला, तू पगला गया है क्या? तूने सुना नहीं? बंटवारा हो गया है। अब इस घर में हम रहेंगे। तुम्हारा हिस्सा तो छत में है, तुमको तो बंटवारा छत में दिया गया है। अब तुम उस खप्पर छत में जाकर रह सकते हो। इस घर के अंदर अब तुम नहीं रह सकते। अब ये घर हम दोनों का हुआ। भैया आप ही कैसी बातें कर रही हो? मैं कहाँ जाऊँगा? मेरा तो अभी अभी शादी हुआ है, मैं कहाँ रहूँगा भैया? अरे भोला भाई, ये तो तुम्हें पहले सोचना था ना, जब बंटवारा चल रहा था। अब पछताए क्या करें जब चिड़िया चुग गई खेत। दोनों भाई ने भोला और उसकी पत्नी को घर से धक्के मारकर बाहर कर दिया। वहीं दोनों पति पत्नी गांव के तालाब किनारे अपनी एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगे। हे भगवान, यह हमारे साथ क्या हो रहा है? अब ना घर का रहे ना घाट का, कैसे चलेगा जीवन? 2 वक्त की रोटी तो छोड़ो, एक रोटी भी नसीब में नहीं है। अब रोते जाओ, जी भर के रोते रहो। अकल तो तुम्हारी घास चढ़ने गई थी, मेरी मती मारी गई थी जो मैंने तुम्हारे साथ विवाह किया। मेरी तो किस्मत ही खराब है। बड़े भाई बोलकर तुमने कुछ ज्यादा ही इज्जत दे दी। देख लिया नतीजा, अब भुगतो। पद्मा, वह दोनों मेरे बड़े भाई थे। अब बताओ भला मैं उनसे कैसे सवाल जवाब करता? अच्छा, तुम्हारे बड़े भाइयों ने तो अपने छोटे भाई के लिए कुछ नहीं सोचा, सब कुछ तो रख लिया। तुम्हारे हिस्से में क्या दिया है? खेत के नाम पर मेड़ दिया है और पेड़ के नाम पर जड़ दिया है, घर के नाम पर छत दिया है और पैसे के नाम पर ये आदम जमाने के 4 सिक्के दिए हैं। पद्मा, अब बस भी करो, और कितनी ताने मारोगी? अब छोड़ो उन बातों को। चलो छोड़ दिया, अब बताओ आगे का क्या करोगे, क्या खाओगे, कुछ बताओगे मुझे? अब मैं क्या करूं पद्मा, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। एक काम करता हूँ, मैं मुखिया के पास इन पुराने सिक्कों को लेकर जाता हूँ। शायद इन सिक्कों के बदले मुझे कुछ नया सिक्का मिल जाए।
भोला बड़ी उम्मीदें के साथ उन 4 सिक्कों को लेकर मुखिया के पास जाता है। अरे भोला, तुम यहाँ? बताओ कैसे आना हुआ? मुखिया जी, मेरे पास यह सिर्फ 4 सिक्के ही हैं। क्या आप इन सिक्के के बदले मुझे कुछ नए सिक्के दे सकते हैं? अरे भोला, ये सिक्के बेकार हैं, अब ये चलन में नहीं रहा। भला तुम्हें इन सिक्कों के बदले कौन पैसे देगा? सच में तुम बहुत भोला हो। अब मैं क्या करूं? हे भगवान, मैं तो बर्बाद हो गया, मेरा सब कुछ लुट गया। अब देखो भोला, मैंने भी तुम तीनों भाइयों के बंटवारे की बात सुनी है। सुनकर बहुत बुरा लगा। दोनों भाइयों ने तो सब कुछ ले लिया और बदले में तुम्हें कुछ नहीं दिया। ऊपर से उन निर्दयी भाइयों ने तुम्हें घर से भगा भी दिया। हे भगवान, ऐसा भाई तो दुश्मनों को भी ना मिले। अभी क्या करूं मुखिया जी? लगता है मेरी तकदीर में कुछ नहीं है, मेरा मर जाना ही ठीक है। तुम्हारी दुख मुझे देखा नहीं जाता भोला, पता नहीं क्यों। वैसे तो मैं किसी के ऊपर दया नहीं करता, फिर भी तुम्हारा दुख देखकर मेरे जैसे कठोर दिल भी आज पिघल गया। एक काम करो भोला, कल से तुम और तुम्हारी पत्नी मेरे खेतों पर काम करो। मैं जितना मजदूरी दूसरे मजदूरों को देता हूँ, उससे ज्यादा मजदूरी मैं तुम दोनों को दूंगा। वैसे भी तुम्हारे पास अभी कोई काम नहीं है। हाँ मुखिया जी, मैं आपके यहाँ काम करूंगा, मेरी पत्नी भी काम करेगी। ठीक है भोला, तो फिर कल सुबह से खेत पर काम के लिए आ जाना। और ये तुम अपने सिक्के अपने पास ही रखो, शायद यही तुम्हारी 4 रुपए की तकदीर वाली निशानी है। भोला उदास होकर वापस अपने कुटिया पर आता है। भोला की पत्नी रास्ता देख रही थी। भोला अपनी पत्नी के पास आकर सारी बातें बताने लगता है। अब यही दिन देखना बाकी था, अब हमें दूसरे के खेतों में काम करना पड़ेगा। हाय रे मेरी किस्मत। अब देखो पद्मा, तुम ज्यादा ज्ञान मत दो, हमें काम मिला है, कल से काम पर जाना है। इस तरह दिन गुजरता गया। भोला और पद्मा अब मुखिया के खेतों पर काम करने लगे। रोजी रोटी का एक जरिया उन्हें मिल गया। खेतों पर फसल लहलहाने लगी। अरे भैया, इस साल तो हमारा फसल बहुत अच्छा हुआ है। हाँ भाई, इस साल तो बहुत ज्यादा फसल हुआ है, इस साल बहुत आमदनी होगा। अब चलो भैया, अब घर चलते हैं, कल सुबह फिर आएंगे। अरे पद्मा, देखो सुबह से दोपहर हो गया है, खाने का वक्त आ गया है, चलो कुछ खा लेते हैं। वैसे आज खाने में क्या है पद्मा? घर में जो भी थी रूखी सूखी सब ले आई हूँ, जाकर ठूसो। थके हारे भोला और पद्मा दोनों खेत के एक किनारे में बैठकर खाना खाने लगते हैं। अरे पद्मा, क्या हुआ? तुम अचानक खाना क्यों बंद कर दी? नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कुछ सोच रही थी। क्यों पद्मा, क्या हुआ? बताओ भी। देखो ना, हम कितना काम करते हैं सुबह से लेकर शाम तक। ऐसा कब तक चलेगा? क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमारा कोई संतान भी हो जो बुढ़ापे में हमारा सहारा हो? हाँ पद्मा, बार बार मैं भी यही सोचता हूँ, पर क्या करें, यह सब हमारे हाथ में नहीं, यह तो ऊपर वालों के हाथ में है। पता नहीं किस जन्म की सजा भुगत रही हूँ। भगवान ने तो हमसे मुंह मोड़ लिया है। बेघर होकर हम भटक रहे हैं। हमारे भाग्य में कुछ नहीं, न कोई संतान, न कोई जमीन जायदाद। हाँ पद्मा, अब तो भगवान पर भी भरोसा उठने लगा है। भोला और पद्मा दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ अचानक एक चिड़िया आकर बैठ जाती है। अरे अरे, ये देखो तो, यह तो एक चिड़िया है, हमारे पास ही आकर बैठ गई। लगता है इसे भूख लगी है, हमें इसे कुछ खाने को देना चाहिए। हाँ पद्मा, तुम इसे कुछ खिला दो, शायद भूख के मारे यहाँ आ गया होगा। पद्मा ने उस चिड़िया को कुछ चावल देती है। चिड़िया कुछ देर पद्मा को देखती रहती है, फिर चिड़िया उस चावल को खाकर उड़ जाती है। अब चलो पद्मा, घर चलते हैं, शाम भी हो रहा है। भोला और पद्मा दोनों खेतों पर काम करने के बाद अपना कुटिया पर चले जाते हैं। सुनिए भोला जी, ये फावड़ा उठाओ और मेरे साथ चलो। पर कहाँ? तुम फावड़ा लेकर कहाँ जाने की बातें कर रही हो? ज्यादा सवाल जवाब नहीं, मेरे साथ चलो, आज कुछ जरूरी काम करनी है। क्या? कोई जरूरी काम, वो भी इस वक्त रात को? हाँ जी, आज हम वो काम करने जा रहे हैं जिसे आपको पहले ही कर लेना चाहिए था। पद्मा के कहने पर भोला फावड़ा उठाता है। दोनों पति पत्नी अपने उस खेत के मेड़ पर आते हैं जो उन्हें बंटवारे पर मिला था। पद्मा, यह तो हमारा मेड़ है, और वहाँ पर जो फसल लगी है, जहाँ पानी भरा हुआ है, वह तो मेरे दोनों बड़े भाइयों का खेत है, और हम जहाँ खड़े हैं यही हमारा मेड़ है। इसलिए तो मैं तुमको यहाँ लेकर आई हूँ बुद्धू। और सुनो, आप इस मेड़ को अभी के अभी तोड़ दो। ये क्या कह रही हो तुम? इससे तो मेरे दोनों भाइयों के पूरे फसल बर्बाद हो जाएगा। बिना मेड़ के भला खेती कैसे हो सकता है पद्मा? ये समस्या तुम्हारे भाइयों का है, तुम्हारा नहीं। हमारा मेड़ हमारी मर्जी, तोड़े या रखे। अरे वाह पद्मा वाह, मुझे पता नहीं था, तुम तो बड़ी होशियार हो, अब मुझे समझ में आ गया। इस तरह पद्मा और भोला ने खेत के सारे मेड़ को तोड़ दिया, जिससे खेतों से पानी भर गया और फसल बर्बाद हो गया।
अगली सुबह जब दोनों भाई खेत पर पहुंचते हैं, हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारे सभी फसल तो बर्बाद हो गया। कितनी अच्छी फसल लगी थी, सोचा था इस साल सोने के गहने लूंगा, पर सपना सपना ही रह गया। अरे भाई, हम दोनों तो बर्बाद हो गए रे। कितनी अच्छी फसल लगी थी, अब बिना पानी से सब सूख गया। भला अब फसल कैसे होगी? अरे भैया, वो देखो, खेत का मेड़ को किसी ने तोड़ दिया है। जब मेड़ ही नहीं है तो खेत में पानी कहाँ रहेगा और हम सिंचाई कैसे करेंगे? जरूर ये काम भोला का होगा। जरूर उसने होशियारी की होगी। भीमा और लल्लन दोनों रोते हुए घर को आते हैं। घर आकर अपनी पत्नियों को सारी कहानी बताने लगते हैं। अरे ये क्या हो गया? देखो जी, मेरी बात सुनो। अगर फसल बर्बाद हो गया है तो कोई बात नहीं, हमारा आम का पेड़ तो है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, पर अभी आम पकने को कम से कम 12 से 15 दिन और लगेगा। हाँ भैया, जब आम पक जाएंगे तो हम उसे बाजार ले जाकर अच्छे पैसे कमा सकते हैं। हाँ ललन, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब यही एक रास्ता बचा है, वरना हम सब भूखे मर जाएंगे। अरे पद्मा, तुम तो कमाल कर दिया, मेड़ तोड़ दिया। जैसी करनी वैसी भरनी, ये उन्हीं के कर्मों का फल है। सुनो जी, आज रात हमें और एक काम करना है। अरे पद्मा, इस बार क्या करना है? अरे बुद्धू, तुम अब देखते जाओ, वो तुम्हें शाम होने के बाद ही बताऊंगी। जैसे ही शाम हुआ, पद्मा और भोला दोनों कुल्हाड़ी लेकर उस आम के पेड़ के नीचे पहुंच जाते हैं जो उन्हें बंटवारे पर मिला था। सुनो जी, क्या यही वो आम का पेड़ है? हाँ पद्मा, यही तो बंटवारे वाला आम का पेड़ है। एक डाल पर बड़े भैया और एक डाल पर मंझला भैया का अधिकार है। तो फिर हमारा हिस्सा कौन सा है? अरे पद्मा, मैंने तो पहले ही तुम्हें बता दिया था कि हमारा हिस्सा सिर्फ जड़ है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो फिर ठीक है, इस पेड़ का जड़ तो हमारा है, इसलिए इस जड़ को रखे या काटे हमारी अपनी मर्जी। दोनों पति पत्नी आम के पेड़ को काट देते हैं। आम का पेड़ नीचे जमीन पर गिर जाता है। एक जोरदार आवाज होता है। भीमा और लल्लन दौड़कर पेड़ के पास आते हैं। भोला और पद्मा को दोनों भाई पकड़ लेते हैं। अच्छा, तो तू है भोला, तू हमसे बदला ले रहा है। आज तो तेरा खैर नहीं, तुझे तो इसकी सजा जरूर मिलेगी। अरे रुको भैया, हम इन दोनों को राजा के पास ले चलते हैं और इनको कौड़े की मार वाला सजा दिलवाते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा लल्लन तुमने।